नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर। और आज हम है वो यात्रियों के नज़रिए से है वो तीसरी महत्वपूर्ण यात्रा करेंगे, यानी पार्ट हमारा तीसरा होगा। इसमें हम बात थोड़ी सी पुनः है वो देखेंगे किस तरह से बर्नियर है वो भारतीय समाज का वर्णन कर रहा था। तो आज है वो भारतीय समाज के बारे में बर्नियर है वो पूर्व का वर्णन है वो कर रहा है, किसके साथ में, भारत के साथ में है वो कर रहा है। तो वह कह रहा है कि पूर्व है वो विकसित है, जबकि जो पश्चिम है वो विकसित है। पश्चिम यानी यूरोप की बात कर रहे हैं और पूर्व यानी एशिया भारत की बात कर रहे हैं। तो पश्चिम है वो विकसित है और पूर्व है वो अविकसित है, अल्प विकसित है, उनकी ये बात की। वो हमें बता रहा था किस तरह से मुगल कालीन समाज है, मुगल कालीन जो राजा महाराजा हैं वो कुछ भी काम नहीं करते हैं, उनके खेत है वो पूरे झाड़ियों से भरे हुए पड़े हैं, सारे दलदल से भरे हुए पड़े हैं, वो किसी भी तरह के कोई कार्य है वो नहीं कर रहे हैं। तो हर श्रेणी में हर बात में है वो बात ये जोड़ता है कि साहब भारत है वो एक तरह से अविकसित है जबकि यूरोप है वो विकसित है। तो उसकी तुलना की गई और इसके ऊपर एक हमारा निबंधात्मक सवाल है वो आता है। तो आज हम इसी चैप्टर का है वो थर्ड हमारा पार्ट है वो लेंगे, पंचम चैप्टर, और इसमें हम तीसरा जो पार्ट है उसके ऊपर है वो बात करेंगे कि साहब किस तरह से है वो बर्नियर इसमें तुलनात्मक रूप से बात कर रहा है। किसकी? पश्चिम। पश्चिम का मतलब हुआ यूरोप। यूरोप का मतलब क्या हुआ? कहाँ का था? फ्रांस का था, मैंने बताया था। तो फ्रांस के साथ में तुलना कर रहा है। किसकी कर रहा है? पूर्व की। पूर्व कौन? भारत। भारत की है वो तुलना कर रहा है। तो भारत को है वो क्या बताता है? अपविकसित है वो बताता है, यानी अविकसित एक तरह से बताने का है वो काम कर रहा है। तो हम तीसरे महत्वपूर्ण आज पार्ट में बात करेंगे। तो सभी आप जुड़ जाइए और साथ ही साथ में है वो प्लेलिस्ट को भी देखिए, वहाँ आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। बर्नियर की बात करते हैं। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर 1656 से है वह 1668 तक की बात कर रहा है। तो फ्रांसिस्को बर्नियर है उसकी है वो बात करेंगे। इसने क्या किया? बर्नियर और अपविकसित है वो पूर्व। क्या अर्थ हुआ? तो कहेंगे बर्नियर ने अपने वर्तांत में पूर्व मतलब पूर्व का मतलब भारत का बात कर रहे हैं, पूर्व को पश्चिम का मतलब यूरोप, पूर्व को पश्चिम से अविकसित बताया। पूर्व को है वो क्या किया? पश्चिम से यानी यूरोप से अविकसित है वो बताया कि यहाँ का है वो लोग किस तरह के अविकसित है, जमीन दलदल वगैरह पड़ी है। मैं आगे भूस्वामित्व में है वो बात करूंगा। तो इसके कारण एक है वो नकारात्मक धारणा यूरोप के लोगों में है वो पनपने का काम किया। और फिर मैंने आपको दो सिद्धांत भी है वो पीछे बताए थे, उनको पुनः भी है वो मैं यहाँ पर ले लेता हूं। तो इसी से प्रेरित होकर के जो मॉन्टेस्क्यू थे, मॉन्टेस्क्यू का जो प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत, प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत यहीं से जाकर पनपा। तो वह यहीं से आप देखोगे कि जो कार्ल मार्क्स है, मार्क्सवाद व्यक्ति हुए थे बहुत बड़े, दास कैपिटल और पुस्तक लिखी थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने कई देशों में क्रांतियां तक करवा दी थी, इतनी है वो समाजवादी उसकी पुस्तक है वो तगड़ी पुस्तक हुई थी। तो मार्क्स अक्सर कहा करता कि इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। एक वर्ग अमीर, दूसरा वर्ग गरीब। तो अमीर वर्ग है वो हमेशा गरीब वर्ग का क्या कर रहा है? शोषण है वो कर रहा है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा। तो इसने एक सिद्धांत दिया था, पूर्व एशियाई जो सिद्धांत है, पूर्व एशियाई सिद्धांत का मतलब हुआ भारत व एशिया। भारत व एशिया की है वो बात। मैंने पीछे स्लाइड में भी बात की थी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये चीज आई, उसको वहां से कितने कनेक्ट है। तो एनसीईआरटी में बेसिक कोई टॉपिक एक टॉपिक से कनेक्ट होकर बात करता है,
तो चीज वहां से भी पूछी जा सकती है। इसलिए हर चीज एनसीईआरटी में लिंक होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो कहीं से दोनों टॉपिक से जुड़ा कर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट को विशाल रखना है, वृहद दृष्टिकोण रखना है, विशाल है वो सोच डेवलप करनी, ऐसी हमारी एनसीईआरटी कह रही। इसके लिए तो लोगों ने क्या किया, वो इतना नहीं हो पाया तो लोगों ने है वो पीपीटी डालकर पढ़ाना शुरू कर लिया, तो वो रायता खूब बिखरा हुआ पड़ा है। लेकिन हम चीज़ों को एक टॉपिक से दूसरे को जोड़कर लिंक करके उसको समझेंगे कि ये यहाँ पर है वो बात होनी चाहिए। तो ये हमारी बर्नियर की बात हमने की। बर्नियर ने भूमि के स्वामित्व के ऊपर प्रश्न उठाया और बर्नियर ने कहा कि इसने क्या था, जो व्यक्ति जहां जैसी देखेगा वैसी सोच रखेगा। जैसे हम क्या करेंगे कि हम अपने जो रिवाज हैं उनको देखेंगे और दूसरी जगह पर वो रिवाज लागू नहीं हुए तो कहेंगे कि साहब ये तो अच्छा नहीं, ये गलत है। तो ये भी व्यक्ति उसने भी ऐसे ही देखा। उसने देखा कि यूरोप में, फ्रांस में जो बेसिक क्या था कि जमीन के ऊपर है वो सामान्य लोगों का अधिकार था। भारत में आकर देखा तो यहाँ पर किसका है, राजा का था, यहाँ मुगल सम्राट का था। तो उसने कहा कि यहाँ जमीन के ऊपर है वो भू स्वामित्व जनता का नहीं है, राजा का है, राज की स्वामित्व है। और राज की स्वामित्व है तो क्या है कि यहाँ जनता का इतना है, वो किसान वर्ग इतना है, वो विकास नहीं कर पाया, जमीन है वो इतनी जोती नहीं जा रही है, दलदली है वो जमीन पड़ी है। मुगल राजाओं को भिखारियों और क्रूज राजाओं तक की है वो संज्ञा दी और उसने अपने यूरोप से तुलना करा, देखो भाई मेरे यूरोप में ये स्थिति है। तो भूमि के स्वामित्व का एक प्रश्न है, उस पर भी हम है वो बात करेंगे। हम कहेंगे कि बर्नियर ने भूमि पर व्यक्ति के स्वामित्व, भूमि पर व्यक्ति के स्वामित्व का प्रश्न उठाया तथा उसने बताया कि भारत में भूमि पर सामान्य जनता का अधिकार नहीं है तथा भूमि पर राजकीय का मतलब हुआ राजा, राजकीय का मतलब क्या हुआ, राजा, किंग। तो भूमि पर राजकीय नियंत्रण है, भूमि पर राजकीय नियंत्रण था। भारत में भूमि पर सामान्य जनता का अधिकार नहीं था और भूमि पर राजकीय नियंत्रण था, क्योंकि ये आया उस समय मुगल काल था। तो मुगल काल की तुलना वहां के राजा से, शासन से वो कर रहा है। उसने बताया, उसने लिखा कि मुगल राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। उसके खेत झाड़ीदार या झाड़ी से भरे थे, झाड़ीदार थे तथा
जमीन दलदल थी। तो जमीन कैसी थी? दलदल है वो थी। जमीन है वो दलदल थी। उसने ये है वो बताया कि साहब यहाँ है वो कृषि की बहुत गंभीर स्थिति है, राजा का स्वामित्व है। तो राजा के बारे में कहा जाता है कि राज का शासन होता, वहाँ ऐसा ही होता, अंधा दौड़ अंधा दड़े और कुत्ता खावे, वह स्थिति होती है। अंधे है वो क्या कर रहे हैं, पीसने का काम कर रहे हैं, तो कुत्ते है वो खाएंगे, उनको क्या पता। तो राजा का काम ही ऐसा ही है, राजा है वो करेगा तो पूर्णतः काम कर नहीं पाता, तो जनता उसके ऊपर इतनी रुचि लेती नहीं। भाई खेत यदि मेरा खुद का हुआ तो मैं उसको अच्छी तरह से सफाई भी रखूंगा, कृषि कार्य भी करूंगा, उसमें खाद भी जो वो सारा डालने का काम करूंगा। और यदि राजकीय सभी का सार्वजनिक है तो क्या कहूँगा कि मुझे इसकी कहाँ जरूरत है, तो उसमें है वो इतना व्यक्ति रुचि नहीं लेता। तो ये बात ये कर रहा है मुझे, ठीक है। इसकी बात को है वो दिल पर नहीं लेना है, भोला आदमी है ये। तो और भी थोड़ा इसको छोटा कर देते ताकि हमें है वो थोड़ा और भी लिखना। दलदल स्थिति थी, ठीक है। उसने लिखा कि भूमि पर जनता का नियंत्रण नहीं होने से, भूमि पर जनता का नियंत्रण नहीं होने से कृषक फसल उपजाने में रुचि नहीं ले रहे, ठीक है। उत्पादन भी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उत्पादन भी कम हो रहा है। यह उस व्यक्ति ने बताया और यूरोप से तुलना की और कहा कि यूरोप में है वो उच्च अच्छी अवस्था में कृषि है, उपजाऊ है, वहां की जमीन है और अच्छी तरह से फसल की पैदावार हो रही, जबकि भारत में है वो लोग भूख मर रहे, भूख मरने की है वो स्थिति इस तरह की ये बता रहा है। और उसने यूरोप से है वो तुलना कर रहा है। उसने यूरोप में जमीन पर निजी स्वामित्व होने के कारण कृषि की अच्छी स्थिति है। किसानों की दशा बहुत अच्छी है, वे अपने खेतों को निरंतर जोतते हैं, अपने पुत्रों का भी अधिकार रहता है। तो ये एक स्थिति उसने कृषि के बारे में बताने का है, वो हमें प्रयत्न किया। ये चूंकि हम देखेंगे उसका एक तरफा सोच है, चूंकि हमारे यहाँ पर इस समय मुगल काल का एक बड़ा व्यक्ति है, अकबर का दरबारी है, अबुल फजल है, अकबरनामा लिखी और उस अकबरनामा में उसका एक जिला है आयन अकबरी। तो आयन अकबरी में पूरा वर्णन कर रहा है और अबुल फजल कह रहे हैं कि हम जनता से है वो राजस्व ले रहे हैं, हमारा पूरा है वो नियंत्रण नहीं है, हमने है वो जनता को जमीन दी, हम तो उनसे टैक्स ले रहे, तो हमारा उद्देश्य है वो लोगों की सुरक्षा करना। तो वो हमें बताने का काम कर रहा। अगली स्लाइड में है वो लेंगे, हम कहेंगे
हम कहेंगे कि बर्नियर का एक तरफा झुकाव रहा जो पूर्ण सत्य नहीं था, जो पूर्ण सत्य नहीं था। मुगल शासक अकबर के दरबारी अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा कि राजा का भूमि पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था। राजा प्रजा की सुरक्षा के बदले में उनसे कर वसूलता था। यानी भारत में जमीन के ऊपर पूर्ण राजा का नियंत्रण नहीं था, उसमें है वो लोगों को अधिकार था, लेकिन कुछ पैसे वसूलते थे राजस्व के रूप में ताकि व्यवस्था चले रही। तो बर्नियर एक तरफा सोच रहा। अतः है वो हम बात करेंगे इसका एक फोटो आप क्लिक कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो फिर इसी की थोड़ी सी बात को हम कोट करते हैं। क्या कह रहा है, हमें जो इसने बात बताई उसको है वो थोड़ा लिखेंगे। हम कहेंगे कि मुगल काल इस तरफ है वो हम पूर्व की बात ले लेते हैं, या इस तरफ पश्चिम को ले लो, थोड़ी तुलनात्मक रूप बात कर लेते हैं। पश्चिम मतलब यूरोप और पूर्व मतलब भारत। बर्नियर क्या कह रहा है, बर्नियर है वो क्या कह रहा है, तो बर्नियर कह रहा है कि पश्चिम में क्या है कि भूमि के ऊपर, भूमि पर पूर्ण स्वामित्व है। ठीक है। और बर्नियर क्या कह रहा है, बर्नियर कह रहा है भारत में भूमि पर राजकीय नियंत्रण था। जबकि जो अबुल फजल ने यहां पर एक बात रखी, अब वापस आते हैं। अबुल फजल ने कहा कि भारत में है वो पूर्ण राजकीय नियंत्रण नहीं था। पूर्ण राजकीय नहीं था। राजा जनता से भू राजस्व वसूल करता था, जिसका उद्देश्य जनता को सुरक्षा प्रदान करना। अतः
भारत में अतः भारत में किसानों का जमीन पर काफी हद तक नियंत्रण था तथा कृषि की अच्छी स्थिति थी। कृषि की अच्छी स्थिति थी। सभी तरह के किसान थे। सभी तरह के किसान थे। जैसे बड़े जमींदार थे। तो कौन थे वे? अमीर लोग थे, बड़े जमींदार हैं। छोटे किसान, श्रमिक आदि है वो लोग थे। तो ये है वो एक बात इसकी भी हो गई। आगे है वो देखेंगे, एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की बात करेंगे। हमें एक बात का है वो उल्लेख मिला गया है और बर्नियर ने हमें कहा था। तो कहेंगे कि बर्नियर ने लिखा, बर्नियर ने लिखा कि भारत में शिल्पकारों की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि राजा उनसे मुनाफा वसूल लेता था। तो भारत में बर्नियर ने लिखा कि यहाँ के जो शिल्पकार है, जो जैसे कुम्हार का काम करने वाले या लोहार का काम करने वाले या सोनार का या अन्य छोटे जो दरी बुनाई का, तो उनकी है वो स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनसे मुनाफा होता वो राजा ले लेता था। लेकिन उसने बताया, लेकिन उसने बताया कि भारत में सोना और चांदी विश्व से अपार मात्रा में आती थी, क्योंकि भारत निर्यात का मतलब हुआ बेचता। भारत निर्यात ज्यादा करता था। भारत है वो निर्यात क्या करता था? ज्यादा करता था। उसने एक चीज ये भी बताई, इसका एक थोड़ा सा फोटो आप खींच लो पहले। यस, एक फोटो ले लीजिए। ठीक है। उसने बताया कि
भारत का बंगाल परगना बहुत ही समृद्ध था। बहुत ही समृद्ध था। उसने तुलना भी की। उसने बंगाल में मिस्र की तुलना में ज्यादा चावल है, मकई है, जो आदि का उत्पादन होता। ज्यादा उत्पादन होता था। उसने बताया हमें बुनाई में भी। उसने ये भी कहा कि वहां पर जो बंगाल में आप देखोगे, बंगाल में जो जरी है, मलमल है, साटन है, आदि बनते थे। और जो मलमल है वो तो ढाका की बहुत ही प्रसिद्ध थी। मलमल है वो वहां के अमीर और धनाढ़ी वर्ग है वो पहनते थे। तो ये बंगाल की एक स्थिति, ये जो सामाजिक जटिल सामाजिक परिदृश्य को बताने का काम है वो उसके द्वारा किया गया कि शिल्पकारों की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन आयात निर्यात ज्यादा होते थे और बंगाल बहुत ही समृद्ध था। मिस्र की तुलना में बंगाल की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। तो यहां से एक फोटो आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। महिलाएं दासियां, सती और श्रमिक। महिलाओं की क्या स्थिति थी, दासियों की स्थिति क्या थी और श्रमिकों की स्थिति के ऊपर है वो बात करेंगे। तो यहाँ है वो समाज का हम है वो बात करेंगे, सोसाइटी की स्थिति है वो क्या थी। पहले बात है वो दासियां दासों की है वो कर लेते हैं और इसमें कहेंगे इब्न बतूता की। इब्न बतूता ने बताया कि भारतीय समाज में दास प्रथा मौजूद थी। राजा अपने अंगरक्षकों में दासियों को रखता था तथा अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को नियुक्त करता था। तो ये दास व्यवस्था की स्थिति। आगे है वो बर्नियर एक और भी बात करे। उसने लिखा, सॉरी इब्न बतूता, उसने बताया, उसने बताया कि मैंने, या इब्न बतूता लिख लेता हूं मैं, इब्न बतूता ने बताया कि मैंने मुल्तान के गवर्नर को भेंट देने के लिए किशमिश बादाम के साथ
वाह भाई वाह, किशमिश और बादाम लिए इसने। किशमिश बादाम के साथ दास भी उपहार के रूप में भेंट किया। मैंने मुल्तान के गवर्नर को भेंट देने के लिए किशमिश बादाम के साथ दास भी है वो उपहार के रूप में भेंट किया। उसने यह भी बताया, उसने बताया कि मैंने, इब्न बतूता ने लिखा, इब्न बतूता ने लिखा कि दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक MBT अपने धर्मोपदेशक नसीरुद्दीन को $1,00,000 और 210 दान में दिए। यानी वो उस समय है, वो यहाँ पर दास व्यवस्था प्रचलन में थी। दिल्ली सल्तनत के समय है वो दास व्यवस्था प्रचलन में थी। तो ये दासों की स्थिति के ऊपर है वो हमें बताया गया। महिलाएं भी दासियां हुआ करती। दासों को है वो श्रम में यानी मजदूरी के काम में लगवाया जाता था, सेना में काम लिया जाता था, अंगरक्षकों के रूप में काम लिया जाता था है। फिर है वो अमीरों के ऊपर नजर रखने है तो दासियों को है वो रखी जाती थी, तो दासियां है वो ये काम करती थी। फिर है वो इसने ये भी बताया कि मैं मुल्तान गया तो वहां उसको है वो किशमिश दी, और किशमिश के साथ में मैंने क्या दिया कि बादाम भी दी। किशमिश के साथ में क्या दी मैंने, बादाम भी है वो दी। वाह भाई, किशमिश दी और किशमिश के साथ है वो बादाम भी दी, और बादाम के साथ में है वो दास भी दिया। काजू भी इसको देने चाहिए थे, एक चीज की इसने कमी रखी। चलो ठीक है, अब बात हम करेंगे सती प्रथा की स्थिति के ऊपर बात कर लेते, यानी सतियों की है वो क्या स्थिति थी। तो सती प्रथा, सती प्रथा की जानकारी कौन दे रहा है, बर्नियर दे रहा है। तो बर्नियर ने लिखा कि भारतीय समाज में सती प्रथा थी जिसमें किसी महिला को, किसी मतलब विधवा, किसी विधवा महिला को, विधवा महिला को अपने पति के सो पर बैठाकर जला दिया जाता था। उसने लाहौर का एक घटनाक्रम भी बताया। उसने कहा कि मैंने देखा, बर्नियर ने लिखा कि लाहौर में एक 12 वर्ष की विधवा बालिका
विधवा बालिका को कुछ महिलाओं तथा पुरोहितों ने जबरन जलाकर क्या कर दिया, राख कर दिया। और उसने बताया कि लड़की बेचारी है वो रो रही थी, लेकिन उसकी सासू कुछ पंडित उसको जबरन दर पकड़ के हैं, वो उसके ऊपर बहुत सी लकड़ियां हैं वो डाल दी गई और वह जल कर राख कर दी गई, उसको बांध दी गई थी लकड़ियों से। और इस तरह है वह क्रूरता की हदें पार हो गई और मेरी आंखों में भी है वो आंसू आ गए, ऐसा है वो बर्नियर ने लिखा। तो मेरी भी आंखों में है वो आंसू आ रहे, इतनी है वो क्रूरता की हदें पार है वो कि आज है वो ऐसी समाज में व्यवस्थाएं नहीं है। ये अच्छी बात है, उस समय समाज में बहुत स्थितियां है वो बच्चों गंभीर थी। फिर हम पुनः एक बात श्रमिकों की है वो ले लेते हैं। तो श्रमिकों की क्या स्थिति थी उसके ऊपर भी गौर कर लेते हैं। तो श्रमिकों की स्थिति, श्रमिकों की स्थिति है वो उसमें देखा जाए कि दास है वो दासियां, दास दासियों से है वो मजदूरी का करवाया जाता था। कृषि मजदूरी का काम भी महिलाएं करती थी। तो जो मजदूर का काम है वो कौन करते थे, दास दासियां भी करती थी, कृषि मजदूरी का काम महिलाएं भी है वो करती थी। फिर है वो पुरुष खेती का काम करते थे। तो इसका भी एक जल्दी से फोटो क्लिक कर लो। तो ये स्थिति है, ये देख रहे हो आप, सती प्रथा का एक चित्रण है। ये लकड़ियां लेके आ रहा है, इसमें बैठा कर उसको जला दिया, अपने पति को शव को लेकर के है वो स्थिति एक निकल कर आई। तो ये एक स्थिति थी समाज में, गंभीर कुप्रथा है वो थी। और ऐसी कुप्रथाओं की हम क्या करते हैं, भ्रशक निंदा करते हैं बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते। अब बात कुछ एक है वो कालखंड को देख लेते हैं कि 10वीं शताब्दी का जो समय है 973 से लेकर के 1048 कौन था, जो अलबरूनी था। और अलबरूनी का नाम क्या है, मोहम्मद इब्न अबू रेहान अलबरूनी। मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अलबरूनी उज्बेकिस्तान का था। आपको कई पीढ़ियां लगेगी, नाम याद करने में नहीं रखना, केवल अलबरूनी ही रखना, अपना ही खूब है इतना। 13वीं सदी का मार्को पोलो है वो, उसका उल्लेख बताया गया 1254 से। मार्को पोलो इटली का है वो यात्री था, ये वेनिस का एक यात्री था। और इसने मैंने बताया कि चीन की है वो यात्रा की थी। और इसके लिए है वो हमने इब्न बतूता की भी बात की, उसको है वो मार्को पोलो से तुलना की जाती है। 14वीं सदी का है वो इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को के तंजीर का था। और इसने कौन सा है वो लिखा था, रे रेहला है वो लिखा था, इसको भाई याद रखना तुम लोग। 15वीं सदी का 1413 से 82 कौन है, अब्दुल रजाक है, वो समरकंद का एक यात्री था। तो इसका अब्द अल रजाक समरकंदी, कमाल अल दिन इब्न इसाक अल समरकंदी कभी याद नहीं रहेगा, अब्दुल रजाक समरकंदी। इसका नाम क्या रखोगे, अब्दुल रजाक समरकंदी। तो ये समरकंद का एक यात्री है वो था। फिर एक दुर्ते बारबोसा है जो पुर्तगाल का एक यात्री था, 16वीं सदी का, 1518 भारत में आया। 1562 में सैयद अली रईस टर्की के थे।
1536 से 16 से अंतोलियो मानसेरेते स्पेन का था। 17वीं सदी में मोहम्मद वली बल्खी हैं, वो बलख से थे 17वीं सदी के 1626 से 31। पीटर मुंडी इंग्लैंड का था 1600 से 67 तक। जियो बैप्टिस्ट तेवर्नियर है, वो भी फ्रांस का था। तो एक आपका तेवर्नियर है और एक है वो बर्नियर है, इसमें कृपया कंफ्यूज मत होना। ये तेवर्नियर है और ये जो व्यक्ति रहा था इसका समय आपका 1600 से लेकर 5 से 89 तक। ये तेवर्नियर भारत 6 बार आया था। भारत की है वो, इसने कितनी बार यात्रा की थी? 6 बार यात्रा की। और ये तो बर्नियर तो हमारा था ही। तेवर्नियर भी, ये भी फ्रांस का था और ये भी फ्रांस का था। ये दोनों ही समकालीन थे, लेकिन हमें है वो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, इसका ही है वो। ये घटनाक्रम है वो हमारा हो गया, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने है वो यात्रियों के नज़रिए से आज बात कर ली और मैंने पूरा यात्रियों का जो नज़रिया है उसको आपको बताने का है वो काम किया। किस तरह से यात्री हैं वो अलग अलग देशों की यात्रा करता है, वहाँ के समाज को, वहाँ के धर्म को, वहाँ की आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। और 3 यात्रियों का है वो वर्णन हमने पढ़ा। अल्बरूनी का है वो पढ़ा, इब्न बतूता का रेहला को पढ़ा और बर्नियर का है वो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर को पढ़ा। इन तीनों की पुस्तक पूछी जाती है, कब ये भारत आए, क्या क्या वर्णन किया, मैंने पूरा चैप्टर में पढ़ाया। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझना, उनके नोट्स बनाना, और अच्छी तरह से चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स पड़ा है, उसमें जाकर कमेंट बताना। और अपने देश से आप जिस प्रांत से हैं तो वो भी नाम उसमें लिख लेना। कोई फ्रांस का विद्यार्थी भी पढ़ रहा है तो उसमें है वो फ्रांस लिख लेना, कोई स्पेन का, कोई है वो तेवर्नियर बर्नियर मोरक्को का भी है तो भी है वो लिख लेना, ताकि है वो आपको मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ के यात्री हैं यहाँ पर भी आए हुए हैं। और साथ ही प्यारे बच्चों, जो एक क्वालिटी एजुकेशन का हमारा पर्पज है उस पर्पज में आप ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बने, क्योंकि आप ही के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। आप अच्छी तरह से करें। और कंपटीशन के लोगों के लिए एक मैं संदेश देना चाहता हूं कि कंपटीशन में सारी चीज़ें पूछी जाती, 1000 बार है वो पूछा गया, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे पुलिस पटवारी से लेकर के आईएएस तक की भर्ती में है वो ये चीज़ आती है। तो इनको अच्छी तरह से आप पढ़ोगे तो आपका आगे का है वो मोक्ष की राह हो जाएगी, आपका है वो कल्याण होगा, बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाओगे और जीवन में भी अच्छा कैरियर बनेगा और समाज के बारे में अच्छे तरीके से जान पाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे। प्यारे बच्चों, आपको क्लास अच्छी लगी होगी मुझे उम्मीद है। और हिस्ट्री की सारी क्लासें हैं वो आपको प्लेलिस्ट में इस तरफ मिले, यहाँ क्लिक करें और हिस्ट्री की सारी क्लासों को आप अच्छी तरह से देखें, नोट्स बनाएं। और पॉलिटिकल साइंस की भी प्लेलिस्ट इस तरफ है तो उसको क्लिक करें और पॉलिटी की सारी क्लासें आप देखें, साथ में नोट्स भी बनाएं। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको सारी क्लासों की जो भी अपडेट है वो मिल रहेगी। इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूले और क्लास को शेयर करना भी नहीं भूले। और सारी क्लासें आपको है वो यहाँ पर मिल जाएगी अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से आप पढ़ाई करें। थैंक यू।